नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां हम बातें करते हैं शिक्षा, रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचलों तक। मौसम का मिजाज क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। खबरें बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। एक तरफ बिहार में जहां मौसम का मिजाज बदला बदला सा है, आंधी पानी के आसार हैं, वहीं बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। यानी कहने का मतलब बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। एक तरफ जहां गर्मी से लोग बेहाल हैं तो बिजली के रवैया से त्राहिमाम है। आपको बता दें कि पटना समेत 31 जिलों में आज आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों में पटना में 6 डिग्री तक गिरा है तापमान और 43.8 डिग्री रोहतास का तापमान रहा और कई जगहों पर बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन शाम से कोसी और सीमांचल सहित उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में आंधी पानी के से जनजीवन पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। हालांकि अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बक्सर में एक पखवाड़े के बाद तापमान में 6 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सामान्य रहा है। पटना सहित उत्तर व दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में आज तो आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर बिहार में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। दक्षिण बिहार में आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम की स्थिति को देखते हुए उत्तर बिहार के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में बिजली के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, जबकि उत्तर बिहार के शेष जिलों और दक्षिण पश्चिमी बिहार को छोड़कर अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज के ठाकुरगंज में 56.2 डिग्री मिमी, किशनगंज शहर में 39.8 मिमी और तैयबपुर में 39 मिमी। इस तरह से बारिश भी काफ़ी हो रही है। एक तरफ जहां तापमान कहीं बढ़ रहा है जैसे गया औरंगाबाद, वहीं कहीं कहीं बारिश भी हो रहे हैं और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां मौसम का मिजाज इस तरह से बदला है तो दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। बिहार में बिजली आपूर्ति चरमराई। आंधी से 4 दर्जन से अधिक ग्रिड प्रभावित हैं। दिन में 5000 की जगह 3000 मेगावाट की हुई है आपूर्ति। इधर उत्तर बिहार के कई इलाकों में रात में गई बिजली सुबह लौटी और 3700 मेगावाट आपूर्ति हुई है शनिवार की शाम को बिजली। आपको बता दें कि कुछ दिनों से कोयले की कमी को लेकर आई बिजली संकट आंधी पानी से और गहरा गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार में बीते दिन आई आंधी पानी से बिजली की आपूर्ति चरमरा गई है। आपको बता दें कि इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। शहरों की बात और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। इधर खेती किसानी की अगर बात कर ले तो डिस्पोजर से पराली को खाद बनाने पर असली फसल होगी लेट और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 3000 एकड़ में इसका किया प्रयोग। पराली प्रबंधन पर ICAR का शोध बिहार के किसानों को नहीं भाया। आपको बता दें कि पराली प्रबंधन के लिए ICAR का शोध राज्य के किसानों को नहीं भाया। इस शोध से बने बायोडिकम्पोजर के माध्यम से पराली को गलाकर खाद बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, लेकिन राज्य में धान की फसल देर से कटती है और उसके बाद 15 दिन तक इंतजार किया तो अगली फसल लेट हो जाएगी। तो इस वजह से बिहार के किसानों को यह सिस्टम जो है, यह जो शोध है, नहीं भाया है। और इधर बात कर लें A to Z अभियान के लिए सभी से संवाद कायम होगा, तेजस्वी यादव ने कहा है। नेता प्रतिपक्ष यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ सदस्यता के समय या चुनाव के समय जागने से काम नहीं अब चलेगा। साल भर एकरूपता के साथ काम करना होगा। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के विचारों से सभी लोग जुड़ना चाहते हैं और पार्टी के A to Z के अभियान से जोड़ने के लिए सभी से संवाद बनाना होगा। इसके लिए जमीन पर काम करने की गंभीरता दिखानी होगी और जवाबदेही भी अब लेनी होगी। और इधर आम सहमति बिना लागू नहीं हो सकती है समान नागरिक संहिता, विजय कुमार चौधरी बोले।
और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। इस पर हमारे संविधान सभा में व्यापक चर्चा हुई और सहमति बनी थी कि इसे लागू करने से पहले देश में एक आम सहमति बनानी होगी, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसे लागू करना सही है या नहीं, यह दूसरी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना आम सहमति से इसे लागू किया ही नहीं जा सकता है। बिना सहमति से लागू करने से फिर अनावश्यक विवाद खड़ा होगा। और इधर हम आपको बता दें कि किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, सीएम का यह बयान आया है। इन दिनों लाउड स्पीकर बजाना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, आप जानते हैं, इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है, आपने देखा होगा बीते दिन। और दूसरी ओर किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते सीएम। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार के मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाए जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह फिजूल की बात है। साफ शब्दों में 2 दिनों से यह बयान आ रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कि लाउड स्पीकर जो विवाद लोग बना रहे हैं, लाउड स्पीकर को लेकर जो चर्चा बना हुआ है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं बजनी चाहिए या बजनी चाहिए, इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये सब बिना मतलब की बात है। सवाल, बिहार में हम लोग किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सभी को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है। पूर्णिया में बीते दिन इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को भी लाउड स्पीकर पर रोक के मीडिया के सवाल पर साफ कहा था कि यह सब फालतू की बात है। और इधर बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। सत्र की प्रारंभ हुए 1 माह बीत गए, यानी कि विद्यालयों में नए सत्र का प्रारंभ अप्रैल महीने से हो जाता है। अप्रैल महीने समाप्त हो गए, लेकिन बच्चों के हाथों में इन दिनों अभी तक किताब नहीं आ पाया है। आज 1 मई है और 1 मई को आज दूसरे महीने की शुरुआत होती है सत्र का, लेकिन विद्यार्थियों को न तो किताबों के लिए पैसे मिले हैं और ना किताब मिला है। और अलबत्ता 2.25 करोड़ बच्चों के किताब उपलब्ध कराने की अब हुई है छपाई शुरू। चिन्हित प्रकाशकों को छपाई कर किताबें जिले, प्रखंड व खुले बाजार में उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया है। टेंडर नहीं हुआ, समय बचाने को पिछले साल का वर्क ऑर्डर ही लागू। किताबों की राशि BEP से आते ही DBT कोषांग में बच्चों के खाते में भेजे जाएंगे। खाते में पैसे जाएंगे। किताब की अभी छपाई शुरू हुई है, छपाई 1 आध माह में होगा और फिर मार्केट में आएगा, बच्चे खरीदेंगे, तब तक 2-3 माह बच्चों का सत्र निकल जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की किताबें शीघ्र उपलब्ध कराने की तैयारी आरंभ हो गई है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इम्पैनल मुद्रकों यानी प्रकाशकों को बच्चों की पाठ्यपुस्तक शीघ्र प्रकाशित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत किताबें मुहैया कराने की योजना के तहत इन बच्चों को किताब क्रय के लिए राशि शीघ्र उनके खाते में भेजने की तैयारी भी आरंभ की गई है। आपको बता दें कि 250 रुपये पहली से चौथी के बच्चों को और 400 मिलते हैं 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, यानी 250-400 की बात है यहाँ पर। और अब तक किताबों की छपाई नहीं हुई है। मई के पहले हफ्ते में बच्चों के खाते में जाएंगे 416 करोड़ रुपए। पैसे तो खाते में मई के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर बच्चों के खाते में पैसे चले जाएंगे। पैसे तो चले जाएंगे, लेकिन मार्केट में किताब मिलेगा तब तो बच्चे खरीद पाएंगे। और बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। जब विद्यार्थियों के पास पुस्तकें ही नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना शायद बेकार साबित होता है। इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा अब 2 को होगा। इंटर कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2 मई को ली जाएगी। शनिवार को 2 पाली में परीक्षा ली गई। प्रथम पाली में कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी और योगा के फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा ली गई है। और इधर माले आज 31 मई तक चलाएगा आज से अभियान। और अंतर्निर्मित पुल गिरने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में हवा से भी गिरने लगे हैं पुल। श्री परशुराम और जन्मोत्सव का आयोजन 3 मई को होगा। और इधर हम बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड 60 लाख विद्यार्थियों का लेगा फिंगरप्रिंट। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने विशेष बातचीत में बताया, अन्य देशों की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करेगा अब बिहार बोर्ड और 10 देशों के बिहार बोर्ड के साथ जल्द होगी बैठक।
हर बच्चे का डाटा किया जा रहा है तैयार और सभी विषयों का बनेगा डिजिटल कंटेंट। बोर्ड मुन्ना भाई का नामो निशान मिटाएगा और प्रधानमंत्री पुरस्कार ने बिहार बोर्ड को देश भर में सबसे ऊपर ला दिया है। इधर आपको बता दें कि राज्य के 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड अब फिंगरप्रिंट लेगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राओं का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। यह बातें बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कही है। तो इस तरह की बातें अब बिहार बोर्ड के द्वारा आ रही है, यानी जो मुन्ना भाई बनकर लोग दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हैं, दूसरे के जगह पर बैठकर परीक्षा देते हैं, फिंगरप्रिंट ले लेने से अब बैठने पर जब वहां बैठे हुए विद्यार्थी का फिंगरप्रिंट मिलान किया जाएगा तो मुन्ना भाई परीक्षा देते पकड़े जा सकते हैं। तो बिहार बोर्ड का एक नई पहल शुरू होने जा रही है। इधर मक्का व धान से इथेनॉल तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। पूर्णिया में बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का हुआ शुभारंभ। 65 किलोमीटर इथेनॉल का उत्पादन प्रतिदिन होगा प्लांट में और 20% इथेनॉल मिलाया जा सकता है पेट्रोल डीजल में। 7 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभ होगा। पूर्णिया जिले के परोरा में बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड गन्ना धान और मक्का इथेनॉल प्लांट है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। प्रतिदिन 65 किलोमीटर इथेनॉल का किलोलीटर उत्पादन इस प्लांट से होगा। 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट में आई है। और इधर आपको बता दें कि आफत है, बिहार में आंधी पानी से 7 मरे और आम, लीची और मक्का को भारी क्षति पहुंची है बीते दिन। और मनोज पांडे ने सेना प्रमुख का पद संभाला। अदालतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग बढ़े, प्रधानमंत्री का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में न्यायिक प्रक्रिया और फैसले समझना मुश्किल होता है। स्थानीय भाषाओं के प्रयोग से न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। और ईडी ने शाओमी के 5.5 हजार करोड़ जब्त किए। तो यह थी आज की बिहार की प्रमुख खबरें। और इधर कुछ खेल खिलाड़ी से अगर बात कर लेते हैं तो लखनऊ के नवाबों को दिल्ली की दमदार चुनौती आज के मैच में है। और विराट कोहली के अर्धशतक पर भारी पड़ी तेवरिया और मिलर की पारी। और इधर एशियाड में भागीदारी पर फैसला समीक्षा के बाद और ओसाका और नाडुकानू ने आसानी से पार की पहले दौर की बाधा। इधर बात कर लेते हैं थोड़ा जरा हटके। 10 साल की उम्र में घर से भाग गए थे रेडर अजय। तो यह विस्तृत कहानी कभी और बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।